जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी जानब से आप सबको दिल की अता गहराइयों से वेलकम करता हूँ आप सबको। और आज का सेशन जो है वो हमारा सेशन जो है उसमें है डेथ क्लेम के ऊपर। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा अब अपने रीजनल चीफ हमारे कायद जो कि हर वक्त हमें मोटिवेट रखते हैं और तमाम सेशन में भरपूर इन्होंने शमूलियत की। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी सब जहाँ भी होते हैं, सफर में भी हों तो हमारे साथ होते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। और सर प्लीज आप इसको स्टार्ट करवा दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम ट्रेनर ऑफ द पाकिस्तान जनाब तारिक महमूद साहब, इंतहाई काबिल एहतराम आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब निसार खादम साहब और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तारिक साहब को इस बात का मैं सबकी मौजूदगी में बरमला इस बात का इजहार करता हूँ कि जितने शानदार तरीके से ये पिछले 1.5 साल से मुसलसल ये इस वक्त मार्केटिंग के साथियों की खिदमत कर रहे हैं, मैं इसके लिए खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। तारिक साहब का रोल दोस्तों बीइंग ए लीडर, माशाल्लाह इन्होंने हमेशा अपनी, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को सेक्रीफाइस करके, अपना टाइम, अपनी फैमिली का छुट्टी का टाइम सेक्रीफाइस करके ये दोस्तों को पेंडेमिक के अंदर भी जो है ना ये अपनी सर्विसेज देते रहे, लोगों को इन्होंने राब्ते में रखा सबके साथ और कुछ ना कुछ इन्होंने डिलीवर करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तमाम पाकिस्तान की मैनेजमेंट भी इनको अप्रिशिएट करती है, मार्केटिंग डिवीजन इनको अप्रिशिएट करता है, इनका एचआरडी डिपार्टमेंट इनको अप्रिशिएट करते हैं, जिसके लिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। तारिक साहब आज का टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। ये वो प्रपोजल है जिसको हम साइन करते हुए क्लाइंट से डेथ क्लेम का वादा करते हैं। खुदा ना करे, खुदा फॉर गॉड फॉरबिड, अगर कोई मिस ऐप हो जाती है तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला स्टेट लाइफ आपके जिंदगी में भी आपके साथ है और मरने के बाद भी आपके साथ है। आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने चूज किया है तारिक साहब, और इसके लिए बड़े हमारे एक्सपर्ट्स साथी जनाब निसार खादम, जब बड़े अरसे से बड़ा शानदार इनके पास एक्सपीरियंस है क्लेम डिपार्टमेंट का, बड़ी शानदार तरीके से पाकिस्तान के सबसे बड़े जोन को ये हेड कर रहे हैं इस वक्त। मैं इनको भी वेलकम करता हूँ और उम्मीद रखूंगा माशाल्लाह इंतहाई नेक आदमी है, शरीफ आदमी है और ये काइंड हार्टेड है, लोगों के सर्विसेज कर देने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की ब्लेसिंग है हमारे सेंट्रल जोन के ऊपर कि आप जैसी शख्सियत और क्लेम की सरबराह इस वक्त देख रहे हैं। दोस्तों, ये क्लेम के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं ना, क्लेम को पता लगता 3 महीने से 4 महीने से आप लोग उसमें क्लेम सेटल नहीं हो पा रहे, उसमें ये मैं समझता हूँ साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें दोस्तों, आज के इस इनकी निसार खादम साहब की मौजूदगी से फायदा उठाइएगा कि क्लेम के ऊपर कंप्लीट पेपर अगर दिन महीने करवाएं, तो मैं नहीं समझता कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर उसकी सेटलमेंट के चेक ना मिले। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि तमाम साथी भरपूर तरीके से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती हैं या आपके कोई इश्यूज हैं, तो आज खुलकर निसार खादम साहब के साथ शेयर कीजिएगा। इस वक्त बहुत ज़्यादा बोझ है पेंडेमिक की वजह से भी, और इस वक्त 50% वाली रोटेशन भी चल रही है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, इस वक्त अफसरान को तो खुसूसी मुबारकबाद भी आज पेश करूंगा माशाल्लाह कि कारपोरेशन है माशाल्लाह, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपका पैकेज भी और आपका बोनस भी कर दिया। इसके लिए तमाम दोस्त बड़ी देर से इसका इंतजार कर रहे थे। ये भी लॉन्ग पेंडिंग इशू पिछले 3 साल से ये भी रिजॉल्व हुआ जी। अब मैं समझता हूँ, मैं ज्यादा दिल जमी के साथ चेयरमैन साहब का यही मैसेज था कि आप मिलजुल कर अब इदारे में हम मिलकर काम रिश्तेदारी को आगे आपसे गुजारिश होगी मैं आज की इस कोर्स की ओपनिंग का ऐलान करता हूँ और रिक्वेस्ट करूंगा तमाम साथियों से कि भरपूर पार्टिसिपेट कीजिएगा ताकि कोई इशू 200 रह ना जाए। जितनी जल्दी आप क्लेम सेटल करेंगे उतना ही ज्यादा गुडविल भी बनती है, वहां से फिर आपको और पॉलिसी भी मिलती है। इन्हीं के चंद अल्फाज के साथ मैं कोर्स की ओपनिंग का ऐलान करता हूँ। तारिक साहब से रिक्वेस्ट करूँ काइंडली टू कंटिन्यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। आज हमारे माशाल्लाह जैसे सर ने बताया कि फंक्शनल हेड हैं पीएचएस के इंतहाई कॉम्पिटेंट निसार खादम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 मिनट में अपना इफ्तिताह करें और मैं साथ में प्रेजेंटेशन चलाऊंगा, उसके ऊपर आप शेयर करेंगे। निसार खादम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से
शुक्रिया कि वो ज्वाइन किया, और बिल्कुल चीफ साहब खालिद शाह साहब का, जो हमेशा हमें मोटिवेट करते हैं। खालिद साहब से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। मैं गुजरांवाला में था जब खालिद साहब फर्स्ट टाइम प्रमोट होकर आए थे, वहाँ पे उन्होंने हमेशा से काम को क्रिएट करने के लिए नए नए तरीके, नए नए मामला के कैसे इनोवेटली हम काम को कैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, हमेशा उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, हमारे रास्ते बनाए, हमने उनको आइडियाज़ पेश करने, उन्हें खुद भी आइडियाज़ देने और हमें भी आइडियाज़ देने, और उन्होंने डेफिनेटली उसको हम उसके मुताबिक लेके चलना, और उससे काम कर बहुत ज़्यादा बेहतरी आनी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह तारिक साहब, हमारे तारिक साहब हैं, वो भी हमेशा नए आइडियाज़ के साथ आते हैं, और पॉलिसी होल्डर्स के लिए, फील्ड वर्कर्स के लिए और ऑफिस के लोगों के लिए हमेशा वो नए आइडियाज़ लेके आते हैं और प्रोग्राम्स करते हैं। और इस तरह से अपने HRD में उन्होंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह हम इस सेशन के साथ इस तरह से भी हम मज़ीद बेहतरी के लिए हम काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी निसार भाई मैं इसको ऑन करने लगा प्रेजेंटेशन को, तो वी विल फिनिश इट इन विद इन 20 मिनट, ठीक है सर? तो फिर सेकंड इंशाल्लाह सेशन दोबारा करेंगे। जी इंशाल्लाह। जी, आज का मौजू है प्रोसीजर फॉर द डेथ क्लेम्स इन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, जो मेन ऑब्लिगेशन है स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन का, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, वो ये है कि अगर क्लेम अगर हो जाए, डेथ क्लेम अगर हो जाए, तो उसको हम अपनी उस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर सकें, फिनिश कर सकें। उसके लिए ये ज़रूरी है कुछ चीज़ें जो मेन प्रोसीजर। सबसे पहले जो उसमें नॉमिनी, डिक्लेयर नॉमिनी है, उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन साइन के साथ और उनकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ, जो अटेस्टेड होने चाहिए, जिसमें अटेस्टेड ऐसे ऑफिसर से जिसके नाम वाली स्टैंप हो, और उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट, जहाँ हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट, और इस तरह से जो नादरा का इशू किया हुआ डेथ सर्टिफिकेट है वो भी अटेस्टेड उसकी कॉपी होना चाहिए साथ, और ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, और इसी तरह से जो रिसीट्स हैं, जो लास्ट पेमेंट रिसीट है, और वो ये 4-5 चीज़ें जो हैं सबमिट करें। उसके बाद हम क्लेम फॉर्म इशू करते हैं, वो क्लेम फॉर्म इशू करते हैं, क्लेमेंट को हम दे देते हैं। अगर तो बंदे का अपना कोई कारोबार है, कोई बिजनेस है, तो उसके लिए फॉर्म्स हैं वो कंप्लीट करता है। अगर कहीं वो जॉब करता है तो उसके साथ एक एडिशनल फॉर्म होता है, फॉर्म डी, वो भी साथ कंप्लीट करके सबमिट करना होता है। जब ये सारे कंप्लीटली फॉर्म कंप्लीटली फिलअप किया जाता है, साइन किया जाता है, टेस्ट करवाया जाता है, तो फिर क्लेम की जो पेमेंट में प्रोसीजर में कोई खास टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी। जी और इसमें ये जो इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है। जो क्लेम फॉर्म ए होता है, ये आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो, ये एप्लीकेशन है, ठीक है जी। ये इसमें सामने नजर आ रही है कि ये इसमें डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल पॉलिसी दस्तावेज, मरहूम बीमादार दावेदार के साथ का तस्दीक की कापी, गवाह के की सनद इशनाद की तस्दीक की कापी, बल्दियाती इदारा यानी कि नादरा या जो मुतलका हॉस्पिटल की तरफ से जारी करदा डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, और तमाम फोटो कॉपीज क्लेम फॉर्म ऐसे ऑफिसर से जिनके नाम वाली स्टैंप है वो अटेस्टेड होना चाहिए। और इसी तरह से अगर जो नॉमिनी है, अगर वो विडो है, तो उनके निकाहनामे की अटेस्टेड कॉपी, और जो बी फॉर्म है जिसे हम जो मेडिकल का फॉर्म कहते हैं, जो बे फॉर्म उर्दू में कहते हैं, वो जिस हॉस्पिटल में लास्ट ट्रीटमेंट हुआ था या जिस लास्ट डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया था, वो उनसे उसको कंप्लीट करवाना, और इसी तरह से फिर उसको टेस्ट करवाना। और 7th है FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो नादरा इशू करता है। वो जिस फैमिली के जो क्लेम अकर हुआ है वो FRC वहाँ से ले लें, ताकि ये रिलेशनिंग जो हमारा फॉर्म जो सी होता है, वो उसमें चूंकि सनद इशनात का सारा सारा एलिमेंट होता है, उसमें FRC में उसकी बेट हो जाता है कि ये जो हमने इंफॉर्मेशन उसमें दी है वो उसके मुताबिक है। FRC उसको वेट कर देता है, उसको कंप्लीट कर देता है, बता देता है ये सेम है, जिससे इससे कोई प्रॉब्लम अकर नहीं होती लेटर स्टेज पे। इस तरह से नीचे उनके सिग्नेचर, जो क्लेमेंट है उसके सिग्नेचर्स आ जाते हैं, उनका नाम है, उनका कंप्लीट एड्रेस है, और जिस डेट को उन्होंने ये एप्लीकेशन दी है उसकी डेट आ जाती है, और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है वो जिससे हम कॉन्टैक्ट कर सके अगर कोई प्रॉब्लम आती है। हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल जोन में एक बहुत अच्छा जो एलिमेंट ये है कि हम लोगों को कॉल करते हैं, क्लेमेंट्स को कॉल करते हैं।
अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट रह जाए जो किसी वजह से, सर्टन रीजन की वजह से साथ सबमिट नहीं की जा सकी, तो वो फ़ोन नंबर देते हैं। उस नंबर पे कोशिश करें कि फ़ोन नंबर क्लेमेंट का ही हो, जिससे क्लेमेंट से फौरी तौर पर रब्ता हो सकता हो, जिससे हम उनको कॉल करें तो वो हमें उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है वो सबमिट कर सकें और बाकी मामला कंप्लीट हो सके। जी तारिक सर। Yes. आगे ये फॉर्म अलिफ है, इसमें ये बड़ा सादा उर्दू में बनाया गया फॉर्म है। इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसको फिल करने के लिए, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत होती है। इसमें दावेदार का बयान, यानी कि जो क्लेमेंट है जिसको नॉमिनी डिक्लेयर किया गया था, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये बात नाम लिखा होता है, उसके मुताबिक इसको देखा जाता है कि उसमें सबसे पहले क्या उसमें लिखा गया है। पहले सबसे पहले इसका पॉलिसी नंबर आ जाएगा और दावे मरहूम बीमादार का नाम आ जाएगा। उसके बाद ही इसको इसको जो है इसका नाम आएगा, जो क्लेमेंट अपनी इंफॉर्मेशन देगा, नाम क्लेमेंट का नाम आएगा, उसके वल्दियत आ जाएगी, या विडो है तो उनका वो विडो का शोहर का नाम आ जाएगा, उनके शनाख्ती कार्ड का नंबर आ जाएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और उनका ऑक्यूपेशन आया वो हाउस वाइफ है या जो जॉब करता है, जो भी उसका ऑक्यूपेशन है वो आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस या फैक्स नंबर कोई है, और ये आ जाएगा। उसके बाद है मरहूम बीमादार से रिलेशन, रिश्ता उनसे क्या है, आया वो बेवा है, बेटा है, बेटी है, बाप है, माँ है, वो आ जाएगा उसके बाद। अब उसके बाद आगे आ जाएगा नंबर 2 में आया नॉमिनी का उनके रिलेशन, आया वो उसमें जो उनको डिक्लेयर किया गया था, नॉमिनी डिक्लेयर किया गया था, और उसमें उसके मुताबिक है जी ट्रस्टी है, अगर पॉलिसी असाइंड है ट्रस्टी है, उसके बाद ये सारी उसमें इंफॉर्मेशन वो आ जाएगी। उसके बाद मरहूम बीमादार के मतलब मालूमात फराहम करनी होती हैं, उसमें उसमें ये उनका नाम, उनकी वल्दियत और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और उनका ऑक्यूपेशन, आया वो कारोबार करते थे और या नहीं, और इसी तरह से ये उसके मुताबिक उनका आ जाएगा वफात, तो डेट ऑफ उनकी जो जब डेथ हुई है उस वक्त उनकी क्या एज थी वो आ जाएगा, और आगे आएगा जिस तारीख को उनकी डेथ हुई है वो आ जाएगा, और जिस आगे है जाए वफात, जिस जगह उनकी डेथ, जिस जगह डेथ हुई, हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल लिखा जाएगा, अगर घर पे हुई है तो घर लिखा जाएगा, और जो फौरी वजह वफात यानी कि लास्ट जिस वजह से खास तौर पर डेथ हुई है, हार्ट अटैक, सपोज हार्ट अटैक हुआ है या और कोई इस तरह से कोई भी डिजीज है, वो उसमें मेंशन किया जाएगा, और जानलेवा बीमारी की मुद्दत, यानी कि कितनी देर इसमें भी वो मुब्तला रहे, यानी कि वो जो फर्ज करें हॉस्पिटल रहे हैं तो वो अगर 10 दिन रहे हैं, 15 दिन रहे हैं, या इसके अलावा घर पे भी रहे हैं तो कितनी देर वो इस बीमारी में वो मुब्तला रहे हैं, जो उनकी बीमारी की वजह थी वो उसमें मेंशन हो जाएगा। वफात से कब पता, यानी कि जिस लास्ट एड्रेस पे वो डेथ से पहले रह रहे थे वो आ जाएगा। तो आगे आएगा जी नंबर 4 पे, अगर उनकी कोई और पॉलिसीज हैं उनकी उन पॉलिसी नंबर के इसमें नंबर आ जाएंगे, और उनकी जो इश्यूस डेट है वो आ जाएगी, और सपोज किसी और जोन से किसी और इदारे से भी है तो वो वहाँ पे वो उनका वो एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में इसकी मरहूम बीमादार ने पहली मरतबा अपनी बीमारी का इजहार कब किया, यानी कब उनको ये बीमारी हुई थी, सपोज उनको हार्ट प्रॉब्लम थी तो फर्स्ट टाइम उनको ये प्रॉब्लम कब हुई वो उसमें मेंशन हो जाएगा, इसमें वजह क्या थी उसकी डिटेल आ जाएगी, किस हॉस्पिटल से किस डॉक्टर से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, और उसकी जो उनको कंप्लेंट क्या हुई वो उसमें मेंशन होगा। फिर आगे मजीद फर्दर उन्होंने जो कोई ट्रीटमेंट करवाया उस डॉक्टर हॉस्पिटल का नाम आएगा, उसके डेट आ जाएगी, और उसकी जो कंप्लेंट थी वो मेंशन होगी। इस तरह से आगे नंबर 7 में आ जाएंगे तो डॉक्टर या हॉस्पिटल का जो नाम और उसका एड्रेस और उसकी डेट्स आ जाएंगी, और उसकी फिर दोबारा उसकी उसकी जो नौयत थी, क्या वजह थी, क्या मामला था, क्या सिम्टम थे उसके, वो सारा उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। और फिर नंबर 8 पे जो फौत हुआ है, जो मरहूम बीमादार हैं उनके जो लवाहिकीन है उसकी डिटेल आ जाएगी। उसमें पहले नंबर पे नॉमिनी हो उसका अपना नाम होगा, फिर उसमें फर्दर जो उसकी जो एज वाइज जो डिटेल बनेगी वो डिटेल आ जाएगी इसमें इंशाल्लाह। थैंक यू। आगे उसके बाद अगर उन्होंने कोई बिल छोड़ी है कोई, वो आए वो उसमें मेंशन कर दिया जाएगा, ये इसके बाद फॉर्म कंप्लीट है और टेस्ट करवा दिया जाएगा। अगला फॉर्म है फॉर्म हमारा फॉर्म बी मेडिकल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ऑलमोस्ट हम समझते हैं कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये बहुत ही अहम फॉर्म है। इससे हमें असेसमेंट में क्लेम असेसमेंट में बहुत आसानी होती है, हमें क्लेम डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम कोई नहीं आती अगर इसको कम्प्लीटली फिलअप कर दिया जाए। तो उसमें बहुत सम टाइम ऐसा होता है अगर ये इतना कम्प्रीहेंसिव फॉर्म बनाया गया है, अगर उसको प्रॉपरली फिल इन किया गया हो,
तो सम टाइम जो क्लेम जो जज हमारी क्लेम कमेटी होती है जब इसको असेसमेंट करती है, अगर ये अच्छे तरीके से फील हुआ हो तो सम टाइम इसको हम अपनी जो विद इन 2 ईयर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन करती है, अगर ये कम्प्रीहेंसिवली फिल किया हो, इसके साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अटैच किए गए हो, तो हम इस इन्वेस्टिगेशन को वेव भी कर देते हैं। यार इतना कम्प्रीहेंसिवली फिल है, इसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको इसकी इंपॉर्टेंस को अगर समझेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है क्लेम को सेटल करना। इसमें सबसे पहले उसमें जो क्लेमेंट जो फौत हुए उनका नाम आ जाएगा, उसके बाद उनके फादर नेम आएगा, एनआईसी नंबर आएगा और उसके उनके डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद उनका आइडेंटिफिकेशन है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन कोई है जो भी जो उनके एनआईसी में लिखा हुआ है और उसके एड्रेस है, और उसके बाद है उनके सोशल एक्टिविटीज एंड हैबिट्स क्या थी वो आ जाएगी। उसके बाद डेट ऑफ डेथ आ जाएगी, फिर टाइम ऑफ डेथ आ जाएगा, प्लेस ऑफ डेथ आ जाएगा, और प्राइमरी कॉज जो उनकी वो आ जाएगा। फिर सेकेंडरी का प्राइमरी कॉज को कहते हैं जो लास्ट टाइम उनको डिजीज थी वो है प्राइमरी कॉज, और उसके बाद है सेकेंडरी कॉज जो उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम हुई, उसके बाद एक रेलिवेंट फर्दर उसने एग्जीग्रेट आगे उसने बढ़ाया उस बीमारी को, उससे वो अगली बात उसकी उसने वो आ जाएगी, उसकी सेकेंडरी कॉज आ जाएगी। फिर रिजल्ट ऑफ ऑटोप्सी, अगर ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम अगर उनका हुआ है, सम टाइम होता है अननेचुरल डेथ पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की अगर कोई जो रिपोर्ट है वो उसका उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो उसको बताया जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन आफ्टर डेथ अगर कोई वो उसी के पोस्टमार्टम के, फिर उसके बाद कोएग्जिस्टिंग डिजीज अगर किसके साथ कोई है जो उसकी कॉज ऑफ डेथ के साथ कोई कोएग्जिस्टिंग डिजीज थी, तो सपोज एक बंदे को लास्ट टाइम ऑलमोस्ट होता है हार्ट अटैक होता है तो कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट, ये इसके साथ ये फाइनल ऑलमोस्ट होता है, सब ऑलमोस्ट जो भी फोर्थ होता है उसके साथ। लेकिन उससे पहले जो जो उनको डिजीज थी वो कोएग्जिस्टिंग डिजीज होती है, सपोज को अगर वो हाइपरटेंशन है, वो डायबिटिक है, कोई इस तरह से कोई और इसमें एलिमेंट है तो वो उसमें मेंशन होता है। उसके बाद ही आ जाते हैं अगली फर्दर डिटेल, ये इसमें बेसिकली ट्रीटिंग डॉक्टर ने फिलअप करना होता है। पहली इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट क्लेमेंट ने खुद देनी होती है फर्स्ट लेवल की, और उसके बाद ए बी सी डी एंड ऑनवर्ड जो है ये इन्फॉर्मेशन वो डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है या हॉस्पिटल होता है वहां से जो फिलअप करवाया जाता है। इसमें जी सिम्टम्स हैं, फर्स्ट टाइम सिम्टम्स हैं, क्या अलामात थी, फिर उसमें क्या ऑब्जर्व किया गया, डिजीज को ऑब्जर्व जब किया डॉक्टर ने वो, उसके बाद ऑन विच डे द डेट ऑन विच यू वेंट फर्स्ट टाइम कंसल्टेड ड्यूरिंग द इलनेस, अगर उस डॉक्टर ने जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है उसने फर्स्ट टाइम कब उसको ट्रीट किया था। उसके बाद फर्दर इसी तरह से क्वेश्चन हैं कब उसने अटेंड किया, डे एनी अदर डिड एनी अदर डॉक्टर हॉस्पिटल, इसके अलावा किसी डॉक्टर को ट्रीटमेंट करवाया उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हाउ लॉन्ग हैड ही और शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, अगर वो उसमें कोई फर्दर उन्होंने जो भी सफर किया इस डिजीज को कितने देर उसका ड्यूरेशन क्या था, कब से वो ये प्रॉब्लम थी उनको, डू यू हैव एनी रिएक्शन रीजन ये ना असल में मेरे पास ये ना बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, मुझे नहीं कोई थोड़ा नहीं, सा पढ़ने इसको में आप जस्ट एक इन्फॉर्म कर दें क्योंकि ये को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये तो डॉक्टर ने फिल करना है ना। हाँ तो आप आगे जी से बिल्कुल उनको गाइडेंस दे दें बस। ये बस ये इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट डॉक्टर ही फिल करता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। जो डॉक्टर होता है वो कॉम्पिटेंट होता है इसको समझने के लिए, उसको फिलअप करने के लिए, उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन इसमें पुटअप कर देता है। इसी तरह से इसका सेकंड पेज है वो उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो भी इसी तरह से सेकंड पेज की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन 5 तक वो डॉक्टर ने फिल करना होता है। उसके बाद ये अगली अगली इसमें आर यू हिज और हर यूजुअल मेडिकल अटेंडेंट, वो डॉक्टर ने बताना था यस और नो। उसी तरह से इसमें स्पेसिफाइड डिजीज इलनेस यू हैव ट्रीटेड द लाइफ इंश्योरेंस ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स में कोई आपने उसको ट्रीटमेंट की हो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इफ यू हैव रिप्लाइड इन नेगेटिव क्वेश्चन ऑफ अबव 6 क्वेश्चंस प्लीज स्पेसिफाई नेम एंड डॉक्टर्स और मेडिकल अटेंडेंट्स ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड, वो उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन यू हैव फील पर्टिनेंट, कोई जरूरी बात है तो वो भी इसमें मेंशन की जाएगी। और डिस्क्राइब एनी अदर इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है, रिमार्केबल है, जो इनके बारे में वो बताई जाएगी। और उसके बाद वो अपने बारे में ये इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर है वो उसमें मेंशन करेगा अपना सारा कुछ। उसके बाद नीचे वो अपने साइन स्टैम्प कर देगा। इस तरह से उसको फिर जब ये फॉर्म कंप्लीट डॉक्टर कर देगा तो इसी तरह से जैसे दीगर फॉर्म या जो भी फोटोकॉपीज हैं टेस्टेड होती हैं, इस तरह से लास्ट पे ये एक अटेस्टेशन होगी। जो भी ऑफिसर जिसके नाम वाली स्टैम्प मौजूद हो वो अपने साइंस सील स्टैम्प के साथ वो उसको अटेस्ट कर देगा। ये जबरदस्त।
ये है सनद शनाख्त। ये फॉर्म जो है ऐसा बंदा फिल करेगा जिसने जनाजे में शिरकत की हो, लास्ट जो उनका बरियल हुआ उसमें उन्होंने शिरकत की हो और वो उनका रिलेटिव भी ना हो। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो उनका डिसीज का रिलेटिव यानी कि उसका कोई डायरेक्ट उससे इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वो इम्पार्शियल बंदा होना चाहिए। उसका कुछ रिलेशन ऐसे साया हो सकता है, नेबर हो सकता है, कोई मोहल्ले का जो कोई रीजनेबल आदमी है, रिस्पेक्टेबल आदमी है, वो हो सकता है। वो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा। पहले सबसे पहले उसके आ जाएगा जी, पहले पॉलिसी नंबर आ जाएगा, दावेदार का नाम आ जाएगा कि जी मैं जानता हूँ ये फलां बंदा था और ये जो उसमें दावेदार है, नॉमिनी है, ये उसका ये नाम है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के बाद मैं अपना नाम आ जाएगा, फिर उसका एड्रेस आ जाएगा। और इसके बाद उसमें जो फौत हुआ उसका उसकी जिनकी लाइफ पे पॉलिसी थी उनका आ जाएगा। फिर उनके उनका जो वहां से कबल क्या काम करते थे, कब से मैं जानता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और उनको क्या प्रॉब्लम हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद तस्दीक करता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अपना उसका साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और शनाख्ती कार्ड मेंशन कर, अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर मेंशन करेंगे, अपना फोन नंबर देंगे। और इसी तरह से एंड पे ये फॉर्म जो अटेस्ट, जैसे पहले अटेस्ट से हमने फॉर्म करवाई, इस तरह से ये फॉर्म भी अटेस्ट होगा इंशाल्लाह। जी तारिक सर, ये इसका आजल का अगला भी पेज होगा। है। आजल आजल का जी होगा। ये आजल का फॉर्म है। हाँ, ये आजल का फॉर्म इस तरह से है। ये फॉर्म सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कोई ना कोई किसी डिपार्टमेंट में या किसी इदारे में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, जॉब करते हैं, ये उनके लिए है फॉर्म। जो लोग अपना काम करते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। ये इसमें जो एम्प्लॉयर है जिसके पास जॉब करते हैं या उनका जो कोई सीनियर है जो उनके एडमिट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पास उनका सारा रिकॉर्ड होता है, जिनका सारा सेटअप होता है, उसके मुताबिक फाइल्स वगैरह जो होती है एम्प्लॉयज की, वो ये फिल इन करके देते हैं। उसमें पहले नंबर पे वो जो तस्दीक करता है वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन देगा, फिर बताएगा कि ये फलां बंदा था, इसका ये वल्दियत थी, ये उनका एड्रेस था, ये हमारे पास इस लेवल पे वो काम करते थे। ये हमारे पास ज़ाहिर है जब एम्प्लॉय होता है तो बहुत सी ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट से उनको मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, तो इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद होती है। वो उसको बताते हैं कि लास्ट हमारे पास अटेंडेंस क्या थी और ये कितनी देर हमारे पास ये मुलाजिम रहे हैं और इसी तरह से फिर उनको ये प्रॉब्लम होगी, वो इतनी देर ये बीमार रहे, और ये सारा इन्फॉर्मेशन उसमें बताई जाती है। फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है और एंड पे उसकी एक डिटेल है कि ये जो उनकी डिजीज थी जिसमें उनकी डेथ हुई है, उसकी ड्यूरेशन क्या क्या थी और कहाँ कहाँ से किस किस डेट को ये बीमार रहे, और उसके बाद ये क्या क्या उसकी केस में छुट्टी कितनी की, वो उसकी डिटेल आ जाती है। उसके बाद में वो अपना साइन कर देते हैं और डेट लिख देते हैं, अपना साइन स्टैम्प कर देते हैं। और इसी तरह से एंड पे जैसे तमाम फॉर्म हमने तस्दीक करने के लिए बात की, इस तरह से इस फॉर्म को भी तस्दीक कर दिया जाता है ऐसे ऑफिसर से जिनके नाम वाली स्टैम्प है। जी सर। फाइनल फॉर्म। हाँ जी। अच्छा, ये एक फॉर्म है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये इंफॉर्मेशन शायद आपको पहले किसी ने ना बताई हो या बहुत कम लोगों को ये बात उनके मालूमात में होगी। ये इंडेमनिटी बॉन्ड है। ये उन उन ऐसे केसेस में जहां नॉमिनी की भी डेथ हो गई या सम टाइम ऐसा होता है कि नॉमिनी अवेलेबल नहीं होता या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो नॉमिनी सामने नहीं आ सकता। मतलब सपोज एक बंदा डेथ हो गई, उसकी विडो चली गई, उनको छोड़ के चले गए, उनके पैसे कुछ नहीं रहा, लेकिन पेरेंट्स उसके दूसरे लोग जो नॉमिनी बनते हैं, हीयर्स बनते हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन वो उसके अगेंस्ट क्या होता है, फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। ये एक स्टेट लाइन कॉर्पोरेशन ने एक सहूलत दी है। ऐसे क्लेम जो टोटल क्लेम की अमाउंट 3 लाख तक बनती है, 3 लाख तक, ये एक इंडेमनिटी बॉन्ड है, ये फिल इन करके दे दिया जाए तो फिर इसको क्या हम कहते हैं, इन ल्यू ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट जो होता है, इसके 100 रुपीज के ऊपर ये करवाना होता है। तो ये चूंकि इसके 2 पेज हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर नंबर 1 पेज पर करवा लिया जाए और 50 रुपीज के नंबर 2 पे करवा लिया जाए। और इसमें क्या होता है क्या, 2 इसमें गारंटर होते हैं और 2 इसमें विटनेस होते हैं, और एक वो पर्सन जिसने ये क्लेम लेना होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डेट वगैरह आ जाती है, फिर उसके बाद प्रिंसिपल का नाम आता है और उसका रिलेशन आता है, उसके मरहूम से क्या रिलेशन था वो इसमें मेंशन होता है, उनका एड्रेस आता है। उसके बाद एंड के बाद फर्स्ट गारंटर का नाम आता है, जो भी उसको श्योरिटी भी कहते हैं, गारंटर भी कहते हैं, उसका नाम, उसका एड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद दूसरे गारंटर और दूसरे श्योरिटी का नाम आ जाएगा। उससे उसके बाद लेट जो भी फौत हुए उनका नाम आएगा और नीचे उसका पॉलिसी नंबर आ जाएगा और आगे स्टेट लाइफ का नाम आ जाएगा। उसके बाद सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम एंड रिलेशन, और उनके जो भी हीयर्स बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके नाम आएंगे डिटेल में,
जैसे जैसे एजेस के हिसाब से जो उसके बाद उनका रिलेशन क्या होगा वो मेंशन होगा, उसके बाद वो सम एश्योर्ड आ जाएगा, उनका एंड के बाद सम एश्योर्ड आ जाएगा, तो उसी तरह से उनकी अमाउंट मेंशन होगी, यूनियन स्टेट लाइफ का जो भी जोन है वो मेंशन हो जाएगा, फिर उसमें सम एश्योर्ड आएगा, उसके बाद नीचे इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर वो उसमें आ जाएगी, इसमें जो उसकी सम एश्योर्ड बनता है वो मेंशन होगा। तारिक साहब सेकंड पेज समझ लाइएगा। नहीं यही है, टोटल यही है। एक पेज और भी था इसका, नहीं यही है इसका एक टोटल। पेज और भी था। हाँ अच्छा ओके। मैंने जो इसकी बैक पे होगा, इसकी बैक पे इसका सेकंड हाँ पेज ये है, ओके, नहीं वो नहीं लगाया वो मैंने। पेज अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ओके उसका उसकी जो सेकंड पेज है उसमें इंफॉर्मेशन ये है कि जो रिलेशंस हमने मेंशन किए थे उन सब के जो है उनके सिग्नेचर्स आएंगे उस पेज पे, जो भी उसमें ईयर्स बनते हैं उनके सिग्नेचर्स आ जाएंगे, और उसके बाद 2 विटनेसेस आएंगी, 2 श्योरिटी जो गारंटर है उनके सिग्नेचर्स आएंगे, और प्रिंसिपल के तौर पर जिन्होंने ये क्लेम लेना है उनका नाम उनके सिग्नेचर्स आएंगे, और उसके एंड पे मजिस्ट्रेट जो क्लास 1 है वो उसको वेट करेगा सारी इंफॉर्मेशन को अपने साइन और स्टैंप के साथ, और के साथ हम जब सबमिट कर देंगे तो इसके अगेंस्ट सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती, और ये हम उसको वैल्यूएट करते हैं, अपने लीगल डिपार्टमेंट से ओपिनियन लेते हैं, और उसके बाद हम इसको कमेटी में पुटअप, हमारी जो जोनल कमेटी होती है उसमें पुटअप कर देते हैं, तो उसके बाद हम इसको पेमेंट कर देते हैं, इसके अगेंस्ट सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, जो ऑलमोस्ट लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, नॉमिनी नहीं रहा तो फिर कैसे क्लेम लिया जाए, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। थैंक यू वेरी मच निसार भाई। ये सिलसिला आज हमारे फार्म आपने बयान कर दिए, अब ये मैं सेशन इसको ऑफ